आदाब नाज़रीन, खैर मकदम में आपका जी सलामी। और आज का मुद्दा लेकर हाजिर हूं मैं सऊद मोहम्मद खालिद। और आज का मुद्दा है कांग्रेस का शहजादा। सियासत हर बार यह कहती है कि वो आवाम की बात करने आई है, आवाम के मफाद के लिए काम किए जाएंगे और आवाम की ही सरकार होगी। गद्दी पर बैठा हुक्मरान दरअसल खादिम होगा और असल बागडोर आवाम के हाथों में होगी। लेकिन क्या ये बड़ी बड़ी बातें हकीकत की जमीन पर उतर पाती हैं? जमहूरियत के नाम पर आवाम को जो ख्वाब दिखाए जाते हैं, क्या शर्मिंदाए ताबीर हो पाते हैं, या फिर आवाम को सब्ज बाग दिखाकर असल में उन ख्वाबों को मसल दिया जाता है, कुचल दिया जाता है और खादिम और हुक्मरां से आगे बढ़कर सियासत महज कुनबा परवरी तक महदूद हो जाती है, जहां आवाम के मफाद, आवाम के मसाइल, आवाम की तर्जुमानी मेरे मफाद, मेरे मसाइल और मेरी तर्जुमानी पर आकर ठहर जाती है। मुल्क एक बार फिर से ऐसी ही कुनबा परवरी का गवाह बनने जा रहा है, जहां पर कांग्रेस के शहजादे को शहंशाह बनाने का लाहे अमल मुरत्तब किया जा रहा है, जिससे सियासत में कुनबा परवरी की बहस एक बार फिर से मंजर आम पर है। हालांकि यह हिंदुस्तानी आवाम की बदकिस्मती ही कही जाएगी जो यहां की शायद ही कोई ऐसी सियासी पार्टी हो जो कुनबा परवरी से पाक हो। यहां तक कि कांग्रेस के कुनबा परवरी पर सवाल उठाने वाली जेर इख्तिदार बीजेपी भी इससे अछूती नहीं है। करेंगे इसी सियासी कुनबा परवरी पर बारीक तज्जिया आज का मुद्दा में। जहां मुल्क की सियासत रोज नई रंग में नजर आ रही है। अभी गुजरात के इंतखाबात पर सबकी नजरें हैं ही, लेकिन इसी बीच सियासी गलियारों में आई एक बड़ी खबर ने सियासी सरगर्मियां तेज कर दी हैं। कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी ने कांग्रेस कौमी सदर के लिए पर्चा दाखिल किया, जिसके बाद राहुल गांधी पर हमले शुरू हो गए। उनके घर से ही शुरू हुई मुखालिफत पीएम मोदी ने भी जाकर के आगे बढ़ाई। इसी पर एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, उसके बाद इससे पर होगी बातचीत की शुरुआत। जमहूरियत जानते हैं किसे कहते हैं? आइए आज एक सबक जमहूरियत का पढ़ते हैं। दुनिया में सबसे बड़े जमहूरी मुल्क में सबसे लंबे वक्त तक इख्तिदार में रहने वाली सियासी पार्टी की जमहूरियत जानते हैं। आम आदमी की बात करने वाली सियासत ने अक्सर अपने ही लहू को अपनी कुर्सी पर बिठाया है। बचपन में सुना करते थे कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बने, ये जरूरी नहीं। पहलवान का बच्चा पहलवान बने या फिर इंजीनियर का बेटा इंजीनियर, ये भी जरूरी नहीं। लेकिन भारत की सियासत ने इसका उल्टा सबक याद किया है और लीडर का बेटा लीडर बनकर निकलता है। चांदी के चम्मच से दूध पीने वालों को गर्द से जुकाम हो जाता है, लेकिन सियासत अक्सर खाक छानने वालों को चांद पर नहीं बैठने देती। जिसकी जिंदा तहरीर आज फिर सियासत में लिखी जाने वाली है। मुल्क के सबसे बड़े सियासी खानदान के सबसे बड़े चश्मो चिराग राहुल गांधी को कांग्रेस रोशनी का मीनारा बनाने जा रही है, जो कांग्रेस को अंधेरों से निकालकर उजाले में लाएंगे। जिनके कंधों पर मझधार में फंसी कांग्रेस है, जिसे वो किनारे लगाएंगे। कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी ने कौमी सदर के लिए पर्चा दाखिल कर दिया है, या ये कहें सोनिया गांधी अपने बेटे राहुल गांधी को विरासत में अपनी गद्दी दे रही हैं। We have just now filed the nomination papers of Shri Rahul Gandhi as the next president of the Congress party. Rahul ji has been the darling of the Congressmen and Congresswomen, and this is yet another step in his quest for serving the people through the Congress party as a chosen vehicle. राहुल के कांग्रेस का सदर बनने से सियासी गलियारों में गूंज बुलंद हो गई है। बयानों का सिलसिला भी शुरू हो गया है और पीएम मोदी ने राहुल पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। कहा कांग्रेस पार्टी नहीं, एक कुनबा है। कांग्रेस को औरंगजेब राज मुबारक हो। औरंगजेब आए तब क्या कोई इलेक्शन हुआ था? यह तो पहले से ही पता था कि जो बादशाह है उसकी औलाद को ही सत्ता मिलेगी।
इसका मतलब ये हुआ कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ये खुद मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी ये पार्टी नहीं है, एक कुनबा है। और उनका किसी का सत्ता पर आने का मतलब है कि बादशाह की औलाद का बैठना। ये औरंगजेब राज उनको मुबारक। ऐसा नहीं कि पीएम मोदी ने ही राहुल गांधी के सदर बनने पर निशाना साधा है। इससे पहले राहुल गांधी की मुखालिफत उनके घर से ही शुरू हो गई थी। टीवी चैनल्स पर कांग्रेस के हाथ को मजबूती देने वाले शहजाद पूनावाला ने राहुल गांधी के सदर ओहदे के इलेक्शन को मजाक बताया था। उन्होंने कहा था कि ये इलेक्शन नहीं, सिलेक्शन है। जो होने वाला इलेक्शन है, जो इलेक्शन नहीं बल्कि एक सिलेक्शन है। वो एक चुनाव नहीं, एक चयन है। चुनाव दो लोगों के बीच होता है, चयन एक व्यक्ति का होता है। कि प्रक्रिया जो है वो एक फर्जी, शैम और एक सिलेक्शन प्रोसेस की प्रक्रिया है, इलेक्शन प्रोसेस नहीं है। तो रवाज के मुताबिक कांग्रेस के बड़े लीडरान ने राहुल गांधी को अपना लीडर मान लिया। कहा राहुल गांधी ही कांग्रेस की नैया पार लगाएंगे। 18 साल के बाद 19वां साल हो गया है। सोनिया जी ने जिस तरह हमारे कांग्रेस की फैमिली को संभाला है, उसका तो शब्द से हम अप्रिशिएट नहीं कर सकते। हमारे दिल में उनकी सब बात छुपी हुई है। और उनके बाद आज राहुल जी का नाम वहाँ आ रहा है, हमें बहुत खुशी है। लेकिन भारत की जमहूरियत पर लटके सवाल अपना हक मांगते हैं। पूछते हैं सियासत से कि बताओ क्या यही जमहूरियत है कि एक खानदान के हाथ में बार बार कांग्रेस का हाथ रहे? जमहूरियत का ये कौन सा दस्तूर है कि इख्तिदार विरासत में बंट रहे हैं, दस्तारें खानदान में तकसीम हो रही हैं और ओहदे कुनबों में मुनकसिम हो रहे हैं। आईने ने जब सवाल पूछा तो कांग्रेस का चेहरा जर्द पड़ गया कि बताओ कि 132 साल पुरानी 6 दहाइयों तक मुल्क पर हुकूमत करने वाली पार्टी में क्या कोई ऐसा नाम, ऐसा चेहरा, ऐसी शख्सियत, ऐसी सलाहियत और ऐसी लियाकत वाला लीडर नहीं है जो कांग्रेस की रहनुमाई कर सके? या फिर यह समझ लिया जाए कि खानदान को आगे करने में सियासत गाहे बगाहे खाक छानने वाले असल कारकुनान को पीछे छोड़ ही देती है। मुजम्मिल अय्यूब, जी मीडिया। तो बात कुनबा परवरी की तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन साथ ही साथ कांग्रेस के मुस्तकबिल की भी करेंगे, क्योंकि कांग्रेस को हम जैसे जैसे देख रहे हैं गुजरते वक्त के साथ और हर इलेक्शन के बाद कांग्रेस महदूद होती जा रही है, सिमटती जा रही है। क्या कांग्रेस को अपने मौजूदा हाल से राहुल गांधी आगे ले जा पाएंगे? जो डावाडोल उसकी कश्ती है उसको मझधार से बाहर निकाल पाएंगे? इन सब के बीच क्या जो तंजीम है कांग्रेस पार्टी, ऐसा पार्टी कांग्रेस को वो मजबूत कर पाएंगे? ये तमाम सवाल हैं। और मौजूदा जो सबसे बड़ा चैलेंज जो सबसे सामने खड़ा हुआ है, गुजरात और हिमाचल का इलेक्शन, और इलेक्शन के नतीज जो सामने आएंगे, उन नतीज किस तरीके से वो नताइज जो है वो राहुल गांधी के मुस्तकबिल को मुतासिर करेंगे, ये तमाम चीजें हैं और इसको भी हम जरा नजर में रखेंगे। हमारे साथ बातचीत के लिए खास पैनल जुड़ गया है। अपने मेहमानों से आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ इस वक्त 5 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। लखनऊ स्टूडियो से हमारे साथ हरीश श्रीवास्तव जी जो कि बीजेपी के तर्जुमान है वो जुड़ चुके हैं। इसके अलावा स्टूडियो में 4 खास मेहमान हैं। कमलाकर त्रिपाठी जी हैं कांग्रेस के तर्जुमान, अमीर हैदर जैदी साहब है तर्जुमान है सीपीआई की, और अरशद आबिद साहब हैं समाजवादी पार्टी के लीडर और सीनियर सहाफी हमारे साथ अमलेंदु उपाध्याय जी। आप सभी का बहुत बहुत इस्तकबाल है इस बातचीत में। और कमलाकर त्रिपाठी जी, मैं आपसे ही बातचीत की शुरुआत करने जा रहा हूं। ठीक है, कुनबा परवरी की हम बात बाद में करेंगे, लेकिन बात इस वक्त मौजूदा कांग्रेस की जरा कर लेते हैं कि कांग्रेस को जिस मौजूदा दौर में गुजर रही है कांग्रेस, और आने वाले वक्त में एक तरह से संगठन को भी बचाए रखने और संगठन को मजबूत बनाने की एक कहीं ना कहीं चुनौती और चैलेंज है। उसके अलावा आने वाले वक्त में जो इंतखाबात के नताइज हैं, 2018 में अगर हम देखें तो 8 रियासतों में असेंबली इलेक्शन होने वाले हैं, 2019 में जनरल इलेक्शन होने वाले हैं। ये जो तमाम बड़े चैलेंजेस हैं, उन चैलेंजेस का सामना
करने के लिए क्या इस वक्त कुव्वत इरादी राहुल गांधी के अंदर मौजूद है जो उन्हें सदर बनाया जा रहा है, या फिर वक्ती मजबूरी है और नजाकत की वजह से आप उन्हें सदर बनाने जा रहे हैं? देखिए सऊद भाई, सियासत में ऐसी कोई भी मजबूरी नहीं हुआ करती। अगर राहुल जी अध्यक्ष बन रहे हैं तो यह आवाज हमारी पार्टी के अंदर से बहुत दिनों से आ रही थी कि उन्हें सदर का पद लेना चाहिए। माननीय सोनिया जी की तबीयत भी थोड़ी नासाज रह रही है, इस कारण से भी जो है सदर के पद पे। और आप इसके पहले को भी अगर देखने जाइए तो जब भी कांग्रेस का थोड़ा भी डाउनफॉल रहा है तो कांग्रेस ने कमबैक किया है। अटल बिहारी वाजपेयी जी के व्यक्तित्व के सामने उस समय भी एक कहा जाता था कि टीना फैक्टर है, देयर इज नो ऑप्शन, और वी बिकेम ऑप्शन। यही लीडरशिप थी सोनिया जी की, राहुल जी की, और हम लोग 10 साल तक हमने इस मुल्क की सेवा की और उसे एक नई बुलंदियों तक पहुंचाया। तमाम ऐसे कार्य किए जो जनता के लिए थे, जिसमें खाद्य सुरक्षा अधिनियम था, जिसमें आरटीआई था, जिसमें मनरेगा था, जिसमें इस तरह की बहुत सारी ऐसी चीजें थीं जो कि हमने आम जनता के लिए की। उसके बाद एक दौर आता है जिसमें एक व्यक्ति मृग मरीचिका बना करके, जैसे रावण जो है, रावण के मामा मारीच ने एक माया नगरी की रचना की थी और स्वर्ण मृग बन के टहल रहे थे, उसी तरह ये माननीय मोदी जी स्वर्ण मृग बन के टहले, किसी को 15 लाख दे रहे थे, 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार दे रहे थे, तमाम झूठे वादे, क्योंकि जब उन्हें जुमले ही बोलने थे, सीधा को ले भी उड़े, जब उन्हें जुमले ही बोलने थे तो फिर कुछ भी बोलते, जनता भ्रम में आ गई। लेकिन जनता हर बार भ्रमित नहीं होगी। ईवीएम का सहारा भी आप कब तक लेते रहेंगे? देखिए, बात कहीं से घूम फिर करके देखिए सर, दूसरी तरफ आ गई। जो सवाल था उसका जवाब मैं चाह रहा था। नहीं, ऑब्वियसली भाई 2018 में 8 रियासतों में असेंबली इलेक्शन, अरे दूर कहां जा रहे हैं सऊद भाई? ये गुजरात का चुनाव देख लीजिए, हालत कितनी खराब है। भारतीय जनता पार्टी की तो स्थिति यही है कि वो मुद्दों पर बात ही नहीं करती। वो बात करेगी कि राहुल जी हिंदू हैं कि नहीं, वो क्या धर्म अपनाते हैं, उनकी दूसरों के बेडरूम में झांकने की स्थितियां हैं, किसी की सीडी बनवाएंगे, किसी के बाथरूम में ये देखेंगे कि बहुत जल्दी से रेनकोट पहन के नहा रहा है। राहुल गांधी पूरी तरह से आपके मुताबिक तैयार हैं, लेकिन 136 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी के पास कोई दूसरा चेहरा, कोई शख्सियत, कोई लीडर नहीं था। जो गांधी परिवार से ही ऑप्शन तलाशा जा रहा है, कम से कम नॉमिनेशन के लिए ही तो कम से कम 2-4 लोग आगे आ जाते, वो भी नहीं नजर आ रहा। क्या ये ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स एक तरह, या फिर ड्राइंग रूम में ही ये सेट हो गया कि राहुल गांधी जाएंगे, पर्चा दाखिल करेंगे, दिखा दिया जाएगा कि भाई एक जमहूरियत का, एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस अपनाया जा रहा है और उसके बाद ऐलान कर दिया जाएगा? नहीं, मैं तो ये समझ नहीं पा रहा हूं। सोनिया जी के भी अगेंस्ट लोगों ने चुनाव लड़ा। जो अपनी कैपेसिटी समझता है वो लड़ता है। अगर लोगों को यह लगा कि राहुल जी का नेतृत्व एक ऐसा नेतृत्व है, युवा नेतृत्व है, जो विजनरी बात कर रहा है, जिसके पास अपने वो हैं, और अगर उनको किसी ने चैलेंज नहीं किया तो जबरदस्ती तो चैलेंज हम किसी दूसरे के कहने तो यहां तक कह देता है कि वो जो बोलते हैं उनको भी नहीं पता कि वो क्या बोलते हैं, वो लिखा लिखाई बात बोलते हैं, बोले पीछे से टोक दिया जाता है, ये इस तरह की बात। यानी कि उनके जहनियत पर, उनकी एक तरीके से उनकी कैपेसिटी पर ही तो सवाल है ये। सऊद भाई, अपोजिशन को यही तो मैं पूछ रहा हूं कि अपोजिशन को क्या दिक्कत है? अगर उनके हिसाब से राहुल जी की कैपेसिटी नहीं है तो उनको तो खुश होना चाहिए कि भाई कांग्रेस जो है वो बड़े कमजोर हाथों में नहीं। सऊद भाई, मुझे बोल लेने दीजिए। अब हमारे यहां कांग्रेस में ये नहीं होता। जब हमारी सदर सोनिया जी थी और हम फुल मेजॉरिटी में थे, तब भी आवाम के लिए हमने एक मजबूत अर्थशास्त्री को इस देश की बागडोर सौंपी 10 सालों तक। वहां हमने कोई कुनबे की बात नहीं की। आप बेसिक चीज ये समझिए, हम भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं है कि माननीय मोदी जी जो है वो विदेश मंत्री का भी रोल जो है वो खुद निभा लें, रक्षा मंत्री का भी रोल खुद निभा लें, राफेल डील भी खुद कर लें, डिफेंस मिनिस्टर से मतलब न रहे। मैं आऊंगा सर, बाकी लोगों के पास भी वक्त की कमी रहती है, इसलिए जाना जरूरी है। हरीश श्रीवास्तव जी,
आप लोगों को क्या खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप लोग तो राहुल गांधी को सबसे ज्यादा नाकाबिल शख्स के तौर पर प्रोजेक्ट भी करते रहे हैं, मानते भी रहे हैं। आप गाहे बगाहे ये कहते हैं कि उनके अंदर तो कैपेसिटी नहीं है, वो बोल भी नहीं पाते, लिख भी नहीं पाते, जो कहते हैं वो उन्हें पढ़ाई बातें भी नहीं कह पाते हैं वो। अब जब वो सदर बन रहे हैं तो फिर पीएम को क्या जरूरत पड़ती है इस तरीके से उन्हें क्रिटिसाइज करने की, क्योंकि हालत खराब क्या है। आप लोगों की वाकई हालत खराब है जैसा कमलाकर जी कह रहे हैं? नहीं, देखिए, हालत किसकी खराब है ये तो हिंदुस्तान की आवाम अपने आप बता देती है। अमेठी की आवाम ने बताया। देखिए, ये मुल्क 125 करोड़ लोगों का जो मुल्क है, इसमें ज्यादातर जो लोग रहते हैं, गरीब, किसान, मजदूर, आम आदमी, तो ये इस मुल्क का नेतृत्व तो वही कर सकता है जो आम आदमी के बीच का हो, जो आम आदमी की दुख तकलीफ को समझता हो, आम आदमी की दुख तकलीफ का निवारण कैसे हो सकता है ये समझता हो। ये जो एक वंशवाद की परंपरा जैसे सर, लेकिन दिक्कत इस बात की होती है हरीश जी, जब आम आदमी का जिक्र होता है और आम आदमी की पार्टी अगर जेरे इक्तदार पार्टी आम आदमी की बात करती है तो हमें यह जरूर याद आ जाता है कि प्याज इतनी महंगी क्यों है, पेट्रोल के दाम क्यों नहीं कम हो रहे हैं, और टैक्सेस को लेकर के भी तमाम तरह की बातें आती हैं। दरअसल आम आदमी की बात करते हुए कम से कम महंगाई का भी आप ख्याल रखें और तमाम दूसरी जो बुनियादी जरूरियात है उनका भी ख्याल रखा जाए सर, या तो फिर कम से कम इसका सहारा ना लिया जाए अपनी बातों को करते हुए। सऊद साहब, कि आम आदमी का जब हम जिक्र करते हैं तो हम गरीबों को निःशुल्क बिजली कनेक्शन भी देते हैं, गरीबों को निःशुल्क गैस कनेक्शन। ठीक है सर, अच्छी बात है। हरीश जी, मैं टू द पॉइंट आता हूं। क्या आप डरे हुए हैं? क्या आपको दिक्कत है, जैसा कि कमलाकर जी कह रही हैं, जिसकी वजह से आपको इस तरह की बात कहनी पड़ रही है और राहुल गांधी के सदर मुंतखब होने पर सवाल उठाने पड़ रहे हैं? नहीं, देखिए, राहुल गांधी ये लोकतंत्र है। हाँ। लोकतंत्र में, जनतंत्र में जनता से चुना हुआ व्यक्ति, जनता के बीच का व्यक्ति नेतृत्व करता है, वो चाहे राजनीतिक दल हो या फिर देश प्रदेश हो। इसीलिए ये जनतंत्र की परिकल्पना भारतीय के संविधान निर्माता सऊद भाई इनसे पूछिए, योगी आदित्यनाथ कौन सा चुन के आए थे कि चीफ मिनिस्टर बना दिए गए? आम आदमी के बीच का व्यक्तित्व देश का, प्रदेश का और स्थानीय निकायों तक नेतृत्व कर सके। ठीक है सर। और कमलाकर जी को यह बता दीजिए कि लंबे अरसे से योगी आदित्यनाथ जी गोरखपुर में संसद। अरे भाई, जनता ने मैंडेट उनको नहीं दिया था ना हरीश भाई। और अमित शाह जी का कौन सा जो है चुनाव हुआ था, उनका भी नाम आ गया, नीचे से प्रपोजल आ गया। नहीं, और स्मृति ईरानी जी, जिनकी डिग्री तक पे विवाद था, उनको एचआरडी मिनिस्टर बना दिया गया। वो कौन सा जो है वो जनता से आई हुई थी? कमलाकर जी, जो आधे से ज्यादा राज्यों के प्रस्ताव होते हैं जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होता है, और उस प्रस्ताव के आधार पर नीचे से हमारे यहाँ जिले से चुनाव होता है। हमें मालूम है जन्नते हकीकत, लेकिन दिल बहलाने का गालिब ख्याल अच्छा है। जेपी नड्डा से लेकर राजनाथ सिंह तक सारे लोग लाइन में थे। अनाउंस हो गया, चूंकि गुजरात में ही पावर सेंटर रहना था, माननीय मोदी जी को पावर सेंटर गुजरात में रखना था, इसलिए उन्होंने अमित शाह जी को जो है बना दिया। यहाँ कोई वंशवाद की परंपरा नहीं है। अरे वसुंधरा राजे क्या हैं, अनुराग ठाकुर क्या हैं, धर्मेंद्र प्रधान क्या हैं, गोयल क्या है, पीयूष गोयल क्या हैं? आप कौन सी वंशवाद ना की बात कर रहे हैं हरीश भाई? आपकी हमाम में उतने ही नंगे लोग हैं। तो मतलब आप अपने आप को भी मान रहे हैं कि जितना आपके में है। चलिए, हमने तो, अरे भाई, हमारे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष होने वाले जो राहुल जी हैं, उन्होंने स्वयं इस बात को एक्सेप्ट किया कि भाई पूरे हिंदुस्तान भर में जो है वो डायनेस्टी पॉलिटिक्स है। इतना साहस तो होना चाहिए। जैसे राजीव गांधी ने एक्सेप्ट किया था कि अगर मैं 1 रुपया देता हूं तो नीचे तक 10 पैसा जाता है, लेकिन उसके लिए मैं पैसा देना बंद नहीं कर सकता। उस सिस्टम को सुधारूंगा। राजनाथ जी रहे, आदरणीय वेंकैया नायडू जी रहे,
सब अरे तो हमारे यहाँ भी नरसिंह राव जी रहे, सीताराम केसरी जी रहे, पंडित कमलापति त्रिपाठी जी रहे, बहुत सारी लंबी फेहरिस्त है। नहीं, वो जिस तरह के अध्यक्ष रहे वो मतलब आप ये डिसाइड करेंगे कि कौन, आप बता रहे यही तो सबसे बड़ी समस्या है आपके साथ कि अपने यहाँ का अध्यक्ष तो आप डिसाइड कर नहीं पाते। ठीक है, कमलाकर जी और अध्यक्ष हरीश श्रीवास्तव जी, चलिए मैं सर आऊंगा आपके पास, मैं आऊंगा, और अमीर हैदर जैदी साहब मैं आपके पास आऊं, उससे पहले अरशद साहब आपके पास। अरशद साहब, आप तो उस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं जिसका एक अगर देखा जाए तो बात समाजवाद की करते हैं, लेकिन असल में तो वो परिवारवाद यानी कि कुनबा परवरी को ही बढ़ावा देते हैं। हर दूसरा शख्स एक तरीके से पॉलिटिक्स में है और एक्टिव पॉलिटिक्स में है और पार्लिमानी मेंबर है या फिर कहीं ना कहीं असेंबली का मेंबर है। जो आप देख रहे हैं इस वक्त कांग्रेस में जो सरगर्मी देख रहे हैं, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्या पूरी तरह से साथ हैं और ऐसा होना चाहिए, या फिर जो सवालात उठाए जा रहे हैं पीएम के जरिए या फिर पार्टी के अंदर से, उस पर कोई आप रिएक्शन करेंगे? देखिए सऊद भाई, पूरी दुनिया में काफी तादाद में जो है मुल्क हैं, और अगर आप देखें तो चाहे गल्फ कंट्रीज हो या यूरोप हो या एशिया, तो आप देखेंगे खासकर हमारे मुल्क भारत में कि एक डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनने की कोशिश करता है, डॉक्टर ही बनता है, और एक ब्यूरोक्रेट का बेटा ब्यूरोक्रेट ही बनता है। हमें बचपन में सर ये पढ़ाया गया कि जरूरी नहीं है कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बने, तो इंजीनियर का इंजीनियर बने, उसको साबित करना पड़ता है, डिग्री लेनी पड़ती है ना सर। इंजीनियर से ज्यादा आईएएस आईपीएस से ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है एक पॉलिटिशियन को। अगर एक महीना मेहनत कर लो आप ईमानदारी के साथ, तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि एक पॉलिटिशियन बिना तनख्वाह लिए और कितनी मेहनत करता है, कितना काम करता है देश के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए। उसे कई मोर्चों पर लड़ना पड़ता है। सर एक बार में ये भी हम देखते हैं, भले ये ढकी छिपी बात नहीं है, भले हम उसको खुले तौर पर नहीं बोले, लेकिन ये भी हम जानते हैं कि एक बार में ही शायद सालों साल की तनख्वाह भी डकार ली जाती है, इसलिए उन्हें तनख्वाह की जरूरत ही नहीं पड़ती। देखिए सऊद भाई, इल्जाम लगाने से कोई किसी को आरोपी साबित नहीं कर देता है। सभी नेता बेईमान नहीं है, सभी पॉलिटिशियन जो है ईमानदार नहीं है। एक्सेप्टेड। हो सकता है कि 2-4% पॉलिटिशियन बेईमान हो, लेकिन चलिए ये बहुत लंबी चर्चा हो जाएगी ब्यूरोक्रेसी पे, और पॉलिटिशियन में से बाहर निकलते हैं। देखिए ऐसा है, जब एक ब्यूरोक्रेट का बेटा ब्यूरोक्रेट बनता है, एक अधिकारी का बेटा अधिकारी बनता है, तो अगर एक पॉलिटिशियन का बेटा देश की सेवा के लिए, खिदमत के लिए, मुल्क की खिदमत के लिए, सूबे की खिदमत के लिए, डिस्ट्रिक्ट खिदमत के लिए अगर वो सियासत में आना चाहता है, तो कौन सा ठीक है। तो इस पर सवाल उठ रहे हैं, सवाल उठाने वालों को क्या जवाब दें? देखिए ये हमारा मुल्क जो है एक जमहूरियत मुल्क है, यहाँ जमहूरियत पूरी तरीके से है। दुनिया में सबसे बड़ी जो जमहूरियत है वो हमारे मुल्क में है। सवाल उठाने वाले जब तक दुनिया रहेगी सवाल उठाते रहेंगे, वो अपने गिरवान में झांकेंगे नहीं। देखिए समाजवादी पार्टी कभी परिवारवाद को बढ़ावा देती है। समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण जी, डॉक्टर अम्बेडकर, चौधरी चरण सिंह जी के उसूलों को मानते हुए सियासत करती है, और 4 सरकारें हमारी रही और हमने विकास कुछ ऐसी दलीलें। आप ये कह दीजिए कि आप परिवारवाद को बढ़ावा नहीं देते, समझ में आता है, लेकिन अब आप राम मनोहर लोहिया जी की और उनके अगर एक पॉलिटिशियन का बेटा पॉलिटिशियन बन रहा है, वो सड़कों पर संघर्ष करने के लिए तैयार है, जद्दोजहद करने के लिए तैयार है, आपकी बेसिक समाजवाद करना चाहता है, आपकी बेसिक समाजवाद की है और दिखता परिवारवाद है, इसलिए उठते हैं सर सवाल। हम नहीं उठाते हैं, आपके अंदर से भी उठते हैं सवाल, हम उस पर जा ही नहीं रहे। मैं तो बस इतना पूछ रहा हूं, जो सवाल उठा रहे हैं, अगर आप परिवारवाद का या फिर आप ये कह रहे हैं कि एक लीडर का बेटा लीडर बनता है, तो जो सवाल उठा रहे हैं उनको क्या जवाब है आपका? मैं जवाब चाह रहा हूं। देखिए सऊद भाई, कई चीजें हैं। अगर जबरदस्ती कोई पॉलिटिशियन अपने बेटे को या बेटी को या वाइफ को जनता के ऊपर थोप देता है, जनता को चाहिए उसको हराए, लेकिन जब जनता कबूल कर रही है, बार बार उनको जिता रही है, उनको एमपी चुन रही है, एमएलए चुन रही है, उनको चीफ मिनिस्टर बना रही है, तो आप कैसे रोक सकते हो? जब एक फैमिली पे, जब एक घर के 4 लोगों पर मुल्क पूरा यकीन कर रहा है, पूरा सूबा यकीन कर रहा है, बता सकते हो? ये कांग्रेस का चुनाव हो रहा है, बाकायदा 75 सीट दाखिल किए जा चुके हैं, कोई किसी ने एक भी नामांकन सीट दाखिल नहीं किया है। जबकि भाजपा में अगर आप बात करें तो आप देख लीजिए, भाजपा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, भाजपा के चीफ मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर के बेटे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उत्तर प्रदेश में, उनके बेटे बड़ी तादाद में भरे हुए हैं। क्या वहां तो परिवारवाद नहीं दिखता? पूरी तरीके से एक पॉलिटिकल पार्टी का डेमोक्रेटिक मसला है, और डेमोक्रेटिक तरीके से सब कुछ चल रहा है। जैदी साहब, आप सीपीआई के तर्जुमान हैं और आप एक कहीं कुनबा परवरी को तो कहीं किसी भी तरह से आप शायद डिफेंड नहीं करेंगे। मैं ये जानना चाहूंगा, आज आप इस पूरी सरगर्मी पर क्या कहेंगे? चाहे अरशद साहब अपनी बात रख रहे हो, चाहे कमलाकर जी अपनी बात कर रहे हो, चाहे हरीश जी भी कहीं ना कहीं अपने पार्टी के अंदर के कुनबा परवरी को नकार रहे हो, कैसे आप इन तमाम सियासी पार्टियों का तज्जिया करते हैं और क्या कहते हैं ऐसे लोगों को? देखिए, पहले तो किसी पार्टी का अध्यक्ष चुना जाना उस पार्टी का अंदरूनी मामला है, मैं उस पर प्रतिक्रिया नहीं दूंगा।
दूसरा बात यह कि अभी समाजवादी के प्रवक्ता कह रहे हैं, तो इसका मतलब इनकी थ्योरी के हिसाब से तो चाय वाले का बेटा चाय वाला होना चाहिए, शख्स रक्षा चलाने वाला का बेटा रक्षा ही चलाएगा। सुन लीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं आपके बीच में नहीं बोला। आप एक सभ्य श्रोता बने। रक्षा बेचने वाले का चलाने वाला का बेटा रक्षा चलाएगा, किसान का बेटा किसान होगा, मजदूर का बेटा मजदूर होगा, और देश को गुमराह चाय बेचने वाले पे किया जा सकता है। माननीय मोदी जी ने एक बात कही है, औरंगजेब का वंश याद आ गया। मुझे औरंगजेब का वंश बीजेपी में नजर आता है, क्योंकि और बीजेपी औरंगजेब को याद करती है। वंशवाद तो मराठवाड़ा में भी था, वंशवाद तो मौर्य वंश में भी था, गुप्ता वंश में भी था, वहां भी राजा का बेटा राजा बनता था, लेकिन वो ये कोड नहीं करेंगे। बीजेपी में इसलिए मुझे औरंगजेब नजर आता है क्योंकि जिन्होंने ताजमहल, औरंगजेब ने भी अपने बाप को शाहजहां खिड़की से बैठ के ताजमहल देखते थे। आज अटल आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी जिन्होंने बीजेपी बनाई थी, वो दूर से खिड़की से बैठ के जो ताजमहल उन्होंने बनाया था, सरकार आज बनी हुई है, उसे दूर से देख रहे हैं। वो इन्हें याद नहीं आएगा, लेकिन इन्हें हिंदू मुसलमान एजेंडा याद आएगा। आज देश, कोई पार्टी ऐसी नहीं है इस मुल्क के अंदर, सिर्फ लेफ्ट फ्रंट के अलावा, हर पार्टी के बोर्ड लगे हुए मिलेंगे। आप नाले का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया, पुलिया का अध्यक्ष नियुक्त, नगर का अध्यक्ष नियुक्त। चुनाव होना चाहिए, प्रजातांत्रिक प्रणाली है। इसीलिए आज मुल्क के अंदर कोई ये नहीं कह सकता कि साहब किसान का बेटा प्रधानमंत्री बनेगा, नहीं बन सकता है आज इसमें। यहां काले धन का इतना इस्तेमाल हो रहा है राजनीति के अंदर, गरीब आदमी राजनीति के अंदर सोच नहीं सकता आने के लिए। आज हम ईमानदारी के ऊपर चुनाव गुजरात के अंदर लड़ रहे हैं, वहां काले धन का खुला खेल खेला जा रहा है। आंगड़िए बार बार स्टिंग ऑपरेशन दिखा रहे तो कि वहां पे किस तरह का पैसे का इस्तेमाल हो रहा है। साहब, चलिए, आपकी बातें तो समझ में आती हैं कि आप समाजवादी पार्टी के कुनबा परवरी पर भी सवाल उठाते हैं, और आप कौन सी पार्टी ऐसी है जिसके अंदर कुनबा परवरी नहीं है? औरंगजेब दौर देखते हैं, मुगल दौर देखते हैं, लेकिन बात कुनबा परवरी की क्या नहीं की जाए? क्या ये जो ढर्रा बन गया है, उस ढर्रे को ही हम एक्सेप्ट करते जाएं और कुनबा परवरी को बढ़ावा दिया जाए? बहुत शॉर्ट में, फिर मुझे जाना बहुत शॉर्ट। जब तक इलेक्शन प्रोसेस को ठीक नहीं किया जाएगा, चुनाव प्रणाली ठीक नहीं होगी, इतने राजनीतिक दलों के अंदर इसी तरह के लोग नियुक्त होते रहेंगे। इसीलिए नियुक्त होते रहेंगे। जब तक राजनीति के अंदर काले धन का खात्मा नहीं होगा, इतने राजनीति के अंदर ईमानदार आदमी आना बड़ा मुश्किल है। जल्दी से रिएक्शन ले लेता हूं। अमरिंदर जी, क्या पूरे प्रोसेस को ही ओवरहॉल करने की जरूरत है? देखिए, बिल्कुल प्रोसेस को ओवरहॉल करने की आवश्यकता है। अमीर हैदर जैदी साहब ने जो बात कही, मैं काफी हद तक उससे सहमत हूं। दूसरी बात ये, जो मैं भी यही कहूंगा कि कांग्रेस का अंदरूनी मसला है, वहाँ कौन अध्यक्ष बनता है कौन नहीं बनता है, ये उनका बनने का मसला है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी सवाल उठा रही है, तो उनको पहले अपने अंदर झांक के देख लेना चाहिए कि उनकी क्या परिस्थितियां हैं, क्या स्थितियां हैं। मोदी जी का चयन कैसे हो गया, अमित शाह कैसे अध्यक्ष बन गए, आडवाणी जी को क्यों किनारे लगा दिया गया, अटल जी आजकल कहाँ हैं, कुछ सुनने में नहीं आ रहा। दीनदयाल उपाध्याय के साथ क्या हुआ, बलराज माधव के साथ क्या हुआ, लंबी एक फेहरिस्त है। जब से भारतीय जनता पार्टी बनी तब से आज तक क्या किसी अध्यक्ष का इनका चुनाव हुआ? कांग्रेस ने कम से कम ये दिखाया तो कि हम चुनाव करके बन रहे हैं। सोनिया गांधी भी चुनकर ही आई थी। सोनिया गांधी को राजेश पायलट और जितेंद्र प्रसाद को हरा करके अध्यक्ष बनी थी, और 19 साल उसके बाद उन्होंने काम किया। तो कम से कम वहां एक दिखावा तो है। बाकी दूसरी बात यह है कि सिर्फ लेफ्ट पार्टीज को छोड़ दिया जाए, वामपंथी दलों को छोड़ दिया जाए। वामपंथी दलों के अलावा बाकी जो आंतरिक लोकतंत्र की बात है, वो किसी राजनीतिक दल के अंदर नहीं है। आप मेरी तेरी करते रहिए, उससे करने से कोई फायदा नहीं है। मैं सिर्फ एक उदाहरण दे दूं। हाँ सर, बहुत शॉर्ट में। हाँ, कॉमरेड सरजू पांडे उत्तर प्रदेश के सीपीआई के सेक्रेटरी हुआ करते थे, बड़े नेता थे। उनकी मृत्यु हुई, उसके बाद उनके बेटे आए भानु प्रकाश पांडे। पार्टी से टिकट मांगते थे, पार्टी ने टिकट नहीं दिया, इंडिपेंडेंट लड़ गए। आज तक पार्टी के अंदर वापसी नहीं हुई है। ये जो चरित्र है, ये सिर्फ वामपंथियों के अंदर है इस देश की राजनीति के अंदर। भले ही कितना सियासी डैमेज झेलना पड़े, लेकिन फिर भी अपने सियासी मुस्तकबिल को नहीं, बल्कि अपने सियासी जो पार्टी की जमहूरियत है उसको बरकरार रखना चाहिए। शायद इस पर आज जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स है वो अमल नहीं कर रही। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक से लौटते हैं और फिर बातचीत को हम इसी से आगे बढ़ाते हैं। तो बात आज हम कांग्रेस के शहजादे की कर रहे हैं, क्योंकि
कांग्रेस के शहजादे को शहंशाह बनाने का जो लाही अमल है उस पर अब अमली जामा पहनाने की कवायद भी शुरू हो गई है, लेकिन बात दरअसल हम इसके ही साथ साथ कुनबा परवरी की कर रहे हैं, क्योंकि शायद ही कोई पार्टी सियासत की ऐसी है हमारे मुल्क में जो कुनबा परवरी से पाक हो। भले ही कम ज्यादा हो सकती है लेकिन हर जगह कुनबा परवरी देखी जाती है। इसी पर हम एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ बातचीत के लिए खास पैनल मौजूद है, बात कांग्रेस के मुस्तकबिल भी कर रहे हैं। हरीश श्रीवास्तव जी, मैं आपके पास आना चाह रहा हूं। एक तरफ तो जहां जैदी साहब ये कह रहे हैं कि औरंगजेब दौर याद आता है, तो औरंगजेब के तौर पर वो ये देखते हैं कि बीजेपी में औरंगजेब दौर है, और वहीं दूसरी तरफ जो कमलाकर त्रिपाठी जी तमाम सवालात आपसे पूछ रहे थे उसका जवाब मैं चाह रहा हूं, क्योंकि सर जब कुनबा परवरी की आप बात करते हैं और उस पर सवाल उठाते हैं तो उस वक्त ज्यादा बेहतर लगता है जब आपकी पार्टी में 0% कुनबा परवरी हो, परिवारवाद जीरो। देखिए सऊद साहब जी हाँ, कुनबे की पार्टी जब कहा जाता है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो और चाहे वो कांग्रेस की बात हो रही हो, समाजवादी पार्टी एक परिवार के लिए पूरे पार्टी का डिसीजन करते हैं और टॉप जॉब के लिए दूसरा कोई सोच नहीं सकता। ठीक इसी तरह कांग्रेस की हालत है। कांग्रेस, आप ये बताइए, आपके शाहजहां देख रहे हैं ताजमहल को दूर से बैठे हुए अटल आडवाणी, उनका क्या है? उन्होंने सिर्फ यही तो आवाज उठाई थी, उन्होंने सिर्फ अध्यक्ष के चयन पे आवाज उठाई थी, उनका क्या असर है? आपका अध्यक्ष भी तो नागपुर से चुना जाता है, आपका अध्यक्ष भी तो नागपुर से चुना जाता है। अभी जैदी साहब आपसे सवाल पूछ रहे हैं, सुन लीजिए। और इस अध्यक्ष में तो आपको एक नई चीज मिल गई सर, जैदी साहब, इस अध्यक्ष में तो आपको एक नई चीज मिल गई। सुन लीजिए सर, एक सवाल और जोड़ रहा हूं। इस अध्यक्ष जैदी साहब, जब आपका टर्न आएगा तो सवाल पूछिएगा। सरदार पटेल मिल गए। जैदी साहब, आप अपनी जानकारियों को पहले दुरुस्त करिए, कर देती है पहले आप अपनी जानकारियों को दुरुस्त करिए वाला ये कह रहे हैं। जैदी साहब, पहले आप अपनी जानकारियों को दुरुस्त करिए, सरदार पटेल चैनल पर डिबेट करिएगा। बीजेपी को तो गुजरात के लिए नए सरदार जवाब सुन लेते हैं सर। जैदी साहब, शहजाद पूरे के रूप में आपको तो नए सरदार पटेल मुबारक हो। शहजाद साहब, आप पहले अपनी जानकारी को नए सरदार पटेल मुबारक हो, तो आपको मुबारकबाद। दूसरी बात, जब तक आप बोल रहे थे मैंने कोई बीच में आपको इंटरप्ट नहीं किया। सर कैरी ऑन सर, आपका जवाब। सर उनका सवाल मुकम्मल हो गया, सर आप अपना जवाब रखिए। ठीक है सर। नहीं, ये सवाल करने का तरीका नहीं है। अगर उनको सवाल करना तो उन्हीं को बोलने दीजिए। ठीक है सर, जब तक वो बोल रहे थे जवाब हरीश साहब गलत है। ठीक है सर, इसमें नहीं उलझते हैं, आपका जवाब आ जाए। हमने कहा कि पहले तो जयदी महोदय अपनी जानकारी दुरुस्त करें। भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष चाहे वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी रहे हो, चाहे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी रहे हो, आदरणीय अटल जी, आडवाणी जी, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी, वेंकैया नायडू जी, जयना कृष्णा मूर्ति जी, ये जितने हमारे अध्यक्ष रहे, ये सब पार्टी के आम कार्यकर्ताओं द्वारा, और जो पार्टी की जो चुनाव की प्रक्रिया है, जिले से होते हुए प्रदेश और प्रदेश से होते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होता है, ये इन सबको मालूम है। नागपुर से होता है और ये होता है। इस तरह की भ्रामक बातें करने से कोई अमित शाह का चुनाव कैसे हुआ था ये बताइए ना, कौन सा नीचे से आया था? सिर्फ चुनाव प्रक्रिया पे आडवाणी जी ने सवाल उठाया था, पूरा देश जानता है, और उन्हें आपको कहना चाहिए अज्ञातवास में भेज दिया। नहीं, मैंने मार्गदर्शक मंडल में अब वो ये खुद सोच रहा है कि उनका कोई और मार्गदर्शन करे ताकि वो कुछ बोले। वो तो बोलने लायक भी नहीं है। नहीं, मैं तो सही मायनों में शाहजहां है। मैं तो यहाँ दूसरा कहना चाहूंगा कि हरीश जी की बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को चुना है, तो उसका मतलब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की पसंद बहुत घटिया हो गई है। मेरी जानकारी बहुत उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी को चुना, आडवाणी जी को चुना, जना कृष्ण मूर्ति को चुना, वेंकैया नायडू को चुना, कार्यकर्ता अमित शाह को चुन रहे हैं। पे हम नहीं जाते हैं सर, इस तरह की शब्दावली पे, इस तरह के अल्फाज पर हम नहीं जाएंगे। लेकिन ठीक है हरीश जी, मैं आपसे एक और सवाल पूछता हूं। ठीक 2 दिन पहले पीडीपी की सदर मुंतखब होती हैं बिला मुकाबला, बिना उनके सामने भी कोई लड़ने को तैयार नहीं था, महबूबा मुफ्ती साहिबा। उन्हें तो कहीं ना कहीं मुबारकबाद दी जाती है। इधर सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं? इधर सवाल इसलिए उठाए जा रहे हैं कि एक लंबे अरसे से कांग्रेस में जो टॉप जॉब है, क्या अन्य कोई कार्यकर्ता नहीं, कोई अन्य नेता नहीं,
अरे भाई सर, आप इसके साथ पार्टी में सरकार बनाए हुए हैं, वहां कब से जो है। अच्छा, एक बात मुझे बता दीजिए, मुफ्ती मोहम्मद सईद की पार्टी में कौन नया आदमी बन गया है आज तक अध्यक्ष? प्रसाद ने जो पर्चा दाखिल करने की बात कही थी, उनके साथ क्या सलूक किया है, कोई भूल गया क्या? अरे भाई, आप अपने यहाँ देखिए, आप क्या कर रहे हैं। इवांका ट्रंप कौन है? इवांका ट्रंप कौन है जिनकी पूरी अगवानी कर रहे थे? न वो राष्ट्राध्यक्ष हैं, न वो कोई एम्बेसडर हैं, न कुछ हैं। अगवानी जो है वो पीएम साहब कर रहे थे, करोड़ों रुपया फूंक दिए, वो भी तो वंशवाद का नमूना है। बात जिनकी हो रही उन्हीं केंद्रित रही है ना। अरे भाई, आप जिनको एंडोर्स कर रहे हैं उनकी बात नहीं, दोहरा चरित्र आपका पूरी दुनिया के सामने है। केंद्रित रही है ना। आप पीडीपी की मुख्यमंत्री के चयन पर कोई आप नहीं करते वो लेकिन जो वंशवाद की जो आप वसुंधरा राजे पर कोई टिप्पणी नहीं करते, आप जो है वो धर्मेंद्र प्रधान पर कोई टिप्पणी नहीं करते, अनुराग गोयल, अरे अनुराग ठाकुर पे टिप्पणी नहीं करते, पीयूष गोयल पर टिप्पणी नहीं करते। वंशवाद से आ रहे हैं। ये क्या किसी चाय वाले के लड़के थे? ये भी तो वंशवाद की उपज है। ठीक है कमलाकर त्रिपाठी जी, चलिए कुंभा परवरी पर अगर हम नहीं बात भी करें तो मुझे ये बताइए, तकरीबन जब से कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी बने हैं, तकरीबन 27 इलेक्शन हुए हैं, और हमने देखा है कि जैसे जैसे वक्त गुजरा है, जैसे जैसे इलेक्शंस गुजरे हैं, वैसे वैसे पार्टी महदूद होती रही और पार्टी सिमटती गई। और आज आप जानते हैं कि इस वक्त किस कंडीशन में है पार्टी। इस वक्त में राहुल गांधी को सदर बनाना, क्या ऐसा नहीं है कि अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार रही हो कांग्रेस? कहीं ऐसा तो नहीं है? नहीं, कदापि नहीं। आपको मैं बताऊं, राहुल जी का ही डिसीजन था जो बिहार में महागठबंधन बना था। हम लोगों ने बहुत कॉम्प्रोमाइज की। बाद में नीतीश कुमार जी ने अपने इंटरेस्ट में लोकतंत्र के मैंडेट में 2 दिन पहले ओवैसी ये कहते हैं कि 100 साल में भी कांग्रेस सियासत नहीं सीख पाई और मोदी का मुकाबला कैसे किया जाए उसके लिए पॉलिसी नहीं है। तो यही बात आप एक तरह से साबित कर रहे हैं। आपने मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं उनको बहुत ज्यादा तूल नहीं दे रहा। बात उनकी जो बात कही गई मैं उस पर आ रहा हूं कि उन्होंने जो बात कही, सर आप ये बताइए, आपने बोला बिहार में तमाम तरह की स्ट्रेटजीज अपनाई, लेकिन आखिरकार एनडीए और बीजेपी जीतती है, और किस तरीके से वहां पर बीजेपी नहीं जीतती है। उन्होंने जनादेश की पीठ में छुरा भोंका है, ये मैं बता रहा हूं। गोवा में भी, मणिपुर में भी हुआ। आप वहां पर स्ट्रेटेजिक फेल्योर आपका सामने आया। स्ट्रेटेजिक फेल्योर नहीं सामने आया। जहां पैसा चल रहा हो, जहां पूरी राजनीति को पैसे का गुलाम बना दिया गया हो, चाहे राज्यसभा इलेक्शन में भी पैसा चला था, चाहे वो गोवा हो, उसके पहले वो उत्तराखंड में भी वही काम कर चुके थे जिसमें सफल नहीं हुए थे। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी का राज्यसभा सीट बचा लेते हैं सर, वहां पर भी पैसा खेल आपके मुताबिक बहुत था। आप ये बताइए था, और हमको बचाने के लिए बाहर अपने लोगों को लेकर के जाना पड़ा, क्योंकि सत्ता का भी दबाव था और पैसा का भी दबाव था। स्ट्रेटेजिक कांग्रेस को अपना ही संस्कृति उसके लिए बोल रहा हूं। क्या आपको लगता है कि सही डिसीजन है? अपने पैर पर कुल्हाड़ी नहीं है भाई। डिसीजन तो एंड जस्टिफाइज द मीन्स, ठीक है? इट इज द रिजल्ट दैट जस्टिफाइज योर डिसीजन। वो तो आने वाला समय बताएगा, अभी गुजरात का चुनाव भी बता देगा। बेसिक चीज ये है कि जब माननीय सोनिया जी आई थी, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा बनी, उस समय भी इसी तरह के चीजें पूछी जा रही थी कि क्या इतने गर्त में पार्टी है, क्या कर पाएंगी सोनिया जी? वो तो विदेशी हैं, पार्टी ने परफॉर्म किया, उनको दे। पार्टी ने परफॉर्म इस तरह से किया, लेकिन सर उस वक्त गांधी परिवार से, गांधी खानदान से जुड़ा हुआ कोई सदर नहीं था उस वक्त। अभी तो फिलहाल 19 साल से सोनिया गांधी की आदत कर रही थी कांग्रेस की, उनके बाद अब राहुल गांधी को सौंपा जा रहा है। मैं इस पर रिएक्शन लेना चाहूंगा अमलेंदु जी आपसे, जो बात कह रहे हैं कि इससे पहले भी इस तरह के सवाल उठे थे जब सोनिया गांधी आ रही थी, और इस वक्त क्या वाकई ऐसी कंडीशन है कि कहीं ना कहीं अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने वाली बात, या फिर वही एक बात जो 2004 में दोहराया गया था एक बार फिर से दोहराएगी पार्टी? नहीं, वो पार्टी दोहराएगी या नहीं दोहराएगी ये तो मैं भविष्यवाणी नहीं कर सकता कोई भी, चूंकि मैं नजूमी नहीं हूं। लेकिन जहां तक सवाल ये है कि राहुल गांधी को जिस तरीके से सत्ता सौंपी जा रही है कांग्रेस की,
तो ये कांग्रेस का अपना अंदरूनी मसला है और जाहिर बात है कि राहुल गांधी ने किसी के अधिकार का हनन नहीं किया है, किसी के हक में डाका नहीं डाला है। इतने लंबे वक्त तक इक्तदार में रहने वाली पार्टी के पास कोई मुतबादिल है ही नहीं। तो ये पार्टी की अपनी कमजोरी हो सकती है, इतना बड़ा कोई लीडर नहीं बन पाया। और जाहिर सी बात है कि नेहरू गांधी खानदान जो है उसकी छांव बड़ी है पूरे देश भर के अंदर, उसके मुरीद हैं लोग, सबसे बड़ा राजनीतिक परिवार है, वो सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाला राज परिवार है, एक घराना है, राजनीतिक घराना है एक है, तो इसलिए उसमें से आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये बात हो सकती है कि भाई दूसरा क्यों नहीं आया, तो दूसरा हम मुझे बताइए ना, कांग्रेस का दूसरा ऐसा है कौन कि जिसका सारे राष्ट्रीय स्तर पर असर हो। आप किसी को कह सकते हैं, दिग्विजय सिंह हो, चाहे वो सिद्धारमैया, मणिशंकर, ये सब कोई हो, एक दो कॉन्स्टिट्यूंसी से ज्यादा और एक प्रदेश से ज्यादा किसी की कोई पूछ नहीं। वो कहते हैं कि छत्रप हैं अपने सिर्फ इलाके में अपने, लेकिन देश जो है वो छत्रपों से नहीं चलता ना, अपने एक इलाके से नहीं चलता, देश चलता है पूरी आपकी जो है राष्ट्रीय आपकी एक्सेप्टेंस। तो वो राहुल गांधी की ही एक्सेप्टेंस है, इसलिए उनको लेकिन कैसी एक्सेप्टेंस है कि 27 इलेक्शन होते हैं और कांग्रेस हमेशा सिमटती जाती है? यही तो सवाल मैं पूछ रहा था कमलाकर जी से। तो मैं तो ये कहना चाहता हूं कि आप 27 चुनाव का जो है वो जिम्मा राहुल गांधी ऊपर क्यों डाल रहे हैं? राहुल गांधी अध्यक्ष अब बनने जा रहे हैं, आज के बाद जो चुनाव हारे जीते उसका जिम्मा वही थे ना, भले ही नायब सदर थे लेकिन हमेशा स्टार प्रचारक ही नहीं बल्कि स्टार कैंपेनर से आगे बढ़ करके भी रहे, हमेशा वही चेहरा रहे, वही सामने आते रहे और उन्होंने ही क़यादत की है पार्टी की। सोनिया गांधी चाहे किन्हीं भी वजूहात से, लेकिन वो सामने उतनी नहीं आ पाई। गुजरात में भले ही मनमोहन सिंह नजर आ रहे हैं, शीला दीक्षित नजर आ रही हैं, उतनी तो ज्यादा एक्टिव वो कांग्रेस बिहार और यूपी में भी नहीं थे। तब तो मैं कहूंगा कि कांग्रेस का बहुत बड़ा दिल है कि वो देख रही है 27 चुनाव हार चुके, उसके बाद भी राहुल गांधी के कंधों पे जिम्मेदारी दे रही है। सर इसीलिए पूछ रहा हूं, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रही है? नहीं, बिल्कुल अपने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मार रही है, बल्कि वो एक ऐसे नेतृत्व को आगे बढ़ा रही है जो 27 चुनाव हारने के बाद तब करके आया है, पोटेंशियल है। और उसके अंदर देखिए आप कितने धाकड़ लोग उसके खिलाफ खड़े हुए हैं, पूरा विपक्ष एकजुट होकर के खड़ा हुआ है, प्रधानमंत्री से 70 साल के प्रधानमंत्री से लेकर के लोग तमाम खड़े हुए हैं। सर बहुत शॉर्ट रिएक्शन दीजिएगा, मुझे ब्रेक पर जाने की बाकायदा हिदायत मिल चुकी है। कह रहा हूं देखिए राहुल गांधी नवयुवक हैं, उन्हें मौका मिल रहा है। पहले कांग्रेस के अंदर 2 केंद्र बिंदु हुआ करते थे, अब एक केंद्र बिंदु हो गया। एक तो सर जितना शॉर्ट हो सके सर, इसके एक तो कांग्रेस को यह फायदा होने जा रहा है, दूसरे पिछले दौर में कांग्रेस ने विपक्षी एकता की कोई भूमिका नहीं निभाई है। हम ये देखेंगे कि राहुल गांधी आ रहे हैं तो वो विपक्षी एकता की एक भूमिका निभाएंगे ताकि फिरका परस्तार से फुल हैंड मिलेगा। अब कम से कम एक सीधा ओहदा भी उनका होगा पार्टी सदर का, तो क्या अपने हिसाब से अपने मुताबिक वो फैसले ले पाएंगे? क्योंकि बार बार यही कहा जाता था कि जो सीनियर लीडरशिप है कहीं ना कहीं उनके जो फैसले हैं उनमें दखल करती है। यह भी एक बड़ी बात होगी, हम इस पर भी जरा बातचीत करेंगे। वक्त एक और छोटे से वक्फे का और चला है, जल्द लौटते हैं, बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। ब्रेक से वापस लौट आए हैं। बात कई मुद्दों पर हो रही है, कुनबा परवरी की हो रही है क्योंकि राहुल गांधी अब कांग्रेस के सदर बनने वाले हैं। इसके साथ ही साथ कांग्रेस के मुस्तकबिल पर भी मजीद बातचीत हो रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रही है, क्योंकि जिस तरीके से पार्टी का हश्र है, राहुल गांधी के नायब सदर बनने के बाद भी लगातार 27 इलेक्शन हार चुकी है। क्या ऐसे वक्त में पूरी पार्टी की क़यादत राहुल गांधी करने के लायकियत रखते हैं? ये तमाम बातचीत हम कर रहे हैं। हमारे साथ बातचीत के लिए खास पैनल मौजूद है। हरीश श्रीवास्तव जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, जब जब आप कांग्रेस पर उंगली उठा रहे हैं तब तब एक उंगली उठाने की बजाय 3 उंगलियां आप पर खड़ी हो जा रही हैं। क्या ऐसी जरूरत आन पड़ी कि आपको कुनबा परवरी की बात उठानी ही पड़ी और पीएम को बाकायदा अवामी रैली में औरंगजेब दौर को याद करना पड़ा? क्योंकि आप भी कह रहे हैं कि यह कांग्रेस का इंटरनल मैटर है। देखिए सऊद साहब, भारतीय जनता पार्टी आम आदमी की आवाज उठाती रहेगी और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का संकल्प है सबका साथ सबका विकास। हम कुछ खास लोगों और ये जो सामंती सोच के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी ऐसी सोच का विरोध करती है और लोकतंत्र की मजबूती के लिए मुझे बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है, हम लगातार ग्राफिक्स के जरिए भी दिखा रहे हैं, हम जब
पूरे ब्रॉडर प्रोस्पेक्टिव में बात करते हैं कुनबा परवरी की, तो बीजेपी बिल्कुल भी इससे अछूती नजर नहीं आती है। मौजूदा कैबिनेट में भी आपके 24% ऐसे वजीर हैं, ऐसे मंत्री हैं जो कहीं ना कहीं सियासी घरानों से सीधे ताल्लुक रखते हैं। तो सर इस तरह की बात फिर शायद कहीं ना कहीं आप जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं अपनी ही बात को। फिर सऊद साहब जहां तक जो वंशवाद की बात है और जो बात आप कह रहे हैं वो एकदम फर्क बात है। वंशवाद का मतलब कि टॉप स्थिति पे एक ही परिवार से लगातार एक ही परिवार के लोग जमे हुए और सारे महत्वपूर्ण वो करते हो। तो ये जो वंशवाद की परंपरा है, वंशवाद का मतलब इस बात से है कि एक ही परिवार के लोग, अभी जयदी साहब कह रहे थे ना कि राजघराना है, राज परिवार है, तो वो राजघराना और राज परिवार जहां एक व्यक्ति उस परिवार से आने वाला पूरे देश का निर्णय कर रहा है, वंशवाद आ जाएगा। वंशवाद ये नहीं कि किसी प्रदेश के वो अब नहीं मिलता। पहले नजरियाती नेता होते थे, नजरियात से जुड़े हुए लोग पार्टी से जुड़े। पूरी बात पहले आ जाए, सत्ता को हथियाने के लिए कोई भी किसी पार्टी में चला जाता है। ठीक है सर, वंशवाद की नई डिफिनेशन था, शाम तक फिरका परस्त हो जाता है। की बात कर रहे हैं हरीश जी, पहले पूरी बात आ जाए। हरीश जी कैरी ऑन, आप अपनी बात पूरी कीजिए पहले। वंशवाद जो नेहरू परिवार का है उसे वंशवाद कहा जाएगा, जो सपा में मुलायम परिवार का वंशवाद है उसे वंशवाद कहा जाएगा। जहां आप नजरियाती जुड़े हुए हैं, ठाकुर को वंशवाद नहीं कहा जाएगा, प्रेमचंद धूमल के परिवार को वंशवाद नहीं कहा जाएगा, वसुंधरा राजे की लड़की विजया राजे की लड़की वसुंधरा राजे को वंशवाद नहीं कहा जाएगा, धर्मेंद्र प्रधान को वंशवाद नहीं कहा जाएगा। टिकट का निर्णय भारतीय जनता पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड करता है। बताइए कि ये लोग वंशवाद के हैं या नहीं हैं? महबूबा मुफ्ती वंशवाद की हैं या नहीं है? पंजाब में अकाली दल जिसके साथ आपका समझौता है वो वंशवाद का है या नहीं है? बाला साहब ठाकरे की पार्टी शिवसेना जिसका साथ आपका समझौता है वो वंशवाद का है या नहीं है? आप सिर्फ आपको अगर शिवसेना की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आप इस बात को एक्सेप्ट करिए हरीश भाई कि राहुल जी के अध्यक्ष बनने से पूरी भारतीय जनता पार्टी की एकदम हालत खराब हो गई है, पैनिक आ गया है। तो आपके माननीय मोदी जी ये नहीं देख रहे हैं, खराब है। पूर्वी उत्तर प्रदेश की एक कहावत है, आपन ढेंढर न निहारे आन कुल्ली ताके। बरसों आप दूसरे के कुल्ली ताकने में व्यस्त हैं, अपना ढेंढर नहीं दिख रहा है हरीश भाई। आप अपने यहाँ देखिए क्या स्थितियां हो रही हैं, उस पर कमेंट करिए। सुपड़ा साफ हो गया है। अरे भाई सुपड़ा तो साफ आपका 60 साल तक जनता ने रखा है, और आज सबको समझ में आ रहा है कि जनता ने 60 साल आपको बाहर क्यों रखा, क्योंकि आप बाहर ही रहने लायक थे। 5 साल अटल जी साइनिंग कर रहे थे और इंडिया साइनिंग 5 साल में पैक हो गया। हरीश जी, कमलाकर जी भयभीत कौन है? ये आप रायबरेली और अमेठी में जो स्थानीय निकाय के चुनाव पड़ रहे हैं। एक बात बताइए, दूसरों के बाथरूम में, दूसरों की पार्टियों में, दूसरे के बेडरूम में झांकना कब तक चालू रखेंगे आपके माननीय प्रधानमंत्री जी? एक महिला का तो साल भर तक सर्वेलेंस करा ही रहे थे, स्नूपिंग करा ही रहे थे, अब दूसरों के यहां भी झांकने लगे। अरे अपने यहां अपने गिरेबान में झांक के देखिए, आपके परिवार में क्या स्थितियां हैं, आपके भारतीय जनता पार्टी के यहाँ कांग्रेस क्या क्या करती रही है इस लंबे दौरे में? वो अपने गिरेबान में झांक लेते। अरे अपने गिरेबान में झांक के देखिए ना, हम तो झांक ही रहे हैं। हम तो डंके की चोट पर राहुल जी को अध्यक्ष बना रहे हैं, एक युवा नेतृत्व इस देश को दे रहे हैं, वो युवा नेतृत्व जिसके पास विजन है, जो कि हिंदुस्तान के खेतिहर किसानों से भी सोना पैदा कराने की हैसियत रखता है। वो आप अपने नेतृत्व को दीजिए, आपको मुबारक हो। हम तो दे ही रहे हैं, आपकी क्यों हालत खराब हो गई है? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आपकी क्यों हालत खराब हो गई भाई? छत्तीसगढ़ के कांग्रेस की खराब। आप मुझे बताइए, अपनी बात रखने जा रहे हैं। हम तो नहीं कहने जाते कि आपने वसुंधरा राजे मैं जरा जयदी साहब की बात सुन लूं ठीक है, क्योंकि सभी कम से कम कुंभा परवरी में मुलविस नजर आते हैं, लेफ्ट को छोड़कर।
पहले जो नेता होते थे वो विचारधारा से जुड़े हुए होते थे, नजरियाती होते थे, और उनके वो कम से कम एक काम करते थे, वो एक अखबार भी निकालते थे। आप पुराने नेताओं को देखिए ना, सबके कुछ ना कुछ अखबार निकलते थे, उसमें लिखते थे। आज नजरियाती नेता कोई नहीं है। आज तो सत्ता से जुड़ने के लिए बात है, जो कल तक सेकुलर होता था उनके नजर में कुर्सी होती है, इक्तदार होता है। ठीक है, अमनेंदु जी, मैं आपके पास फाइनल कमेंट के लिए आ रहा हूं, और ये सियासी बातचीत हो गई। बीजेपी भी अब जो विचारधारा की पार्टी कहलाती थी, बीजेपी भी अब कोई विचारधारा नहीं बची। ठीक है सर, ठीक है। अमनेंदु जी, मैं कुनबा परवरी से इतर जरा बात करना चाहता हूं। राहुल गांधी सदर बनने जा रहे हैं, बस एक तरह से ना फॉर्मल अनाउंसमेंट बाकी है। तो राहुल गांधी के सामने जो चैलेंजेस हम देखते हैं, अगर 3-4 चैलेंजेस देखें तो पार्टी को कहीं ना कहीं अंदर से मजबूत करना, 2018 में 8 रियासतों में जो असेंबली इलेक्शंस हैं उनसे पार पाना, 2019 के इलेक्शन से पार पाना, गुजरात और हिमाचल का इलेक्शन, ये जो तमाम चैलेंजेस देखते हैं, इसको आप किस तरह से, क्योंकि आप एक सियासी तज्जियाकार के तौर पर भी अपनी बखूबी एक किरदार अदा करते हैं। देखिए, राहुल गांधी के सामने दिक्कतें तो ज़्यादा है, इसमें कोई शक नहीं है। मतलब उनको कांटों का ताज मिला है, इसमें भी कोई शक नहीं है। ये उनकी अब जो तरबियत हुई है उनकी पॉलिटिक्स में, ये उस पर आप देखा जाएगा कि किस तरीके से उन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया है और किस तरीके से उन्होंने हासिल किया है अपना तजुर्बा। उनको सबसे पहले तो इस विरासत की है परछाई, उससे बाहर निकलना होगा। जो विपक्ष जिस तरीके से आरोप लगा रहा है कि परिवार से है, परिवार से है, लेकिन जो ये पूरा फुल हैंड मिलने की बात जो मैं कह रहा था कि एक तरीके से फुल हैंड होगा और सीनियर लीडरशिप कहीं ना कहीं उसमें मुदाखलत करती थी, अब क्या उससे उनको एक पॉजिटिव हैंड मिलेगा? नहीं, बिल्कुल मिलेगा, जाहिर तौर पर उनको पॉजिटिव हैंड मिलेगा। और अब जो फैसले होंगे उसके लिए सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी जिम्मेदार होंगे। ठीक है, अब सीधे सीधे राहुल गांधी को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। इसी नोट पर मैं आज की बातचीत को खत्म करूंगा। आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े और बातचीत में शामिल, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इतना तो तय है कि कुनबा परवरी से कोई भी सियासी जो पार्टी है और कोई भी सियासी कुनबा पाक नहीं है, लेकिन इन सब के बीच कांग्रेस में राहुल गांधी को एक तरीके से कांटों का ताज मिला है। देखना होगा कि कांटों के ताज में आगे वो कैसे अपनी राह तलाशते हैं और कैसे पार्टी को एक तरीके से अंधेरे से वो उजाले की जानिब लेकर के जाते हैं। चैलेंजेस उनके सामने बहुत है, पार कैसे पाते हैं देखना होगा। आज का मुद्दा में बस इतना ही।